गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो हमारी क्लास लगातार आपके पास आ रही है और यदि आप लगातार हमारी क्लास को ऐसे ही देखते रहोगे तो आगे भी आपको क्लास लगातार मिलती रहेगी। हाँ, जो भी समस्या है उसे आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है। अब जब हमने जो प्रवर्धन है, प्रोपगेशन है, उसकी जो पिछले वीडियो थे उनमें हमने उनकी विधियाँ पढ़ी थी। तो उनकी जो विधियाँ थी जैसे बीज द्वारा वानस्पतिक परिवर्तन की जो विधियाँ थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब देखो, जो पादप होते हैं उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो अपनी भागों को क्या कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रूपांतरित कर लेते हैं। जैसे मान लो आपका प्याज है, प्याज जानते हो। तो प्याज क्या होता है कि प्याज का जो तना होता है वो अपने आप को रूपांतरित कर लेता है, यानी कि भोज्य पदार्थों का क्या कर लेता है, संग्रहण कर लेता है। भोज्य पदार्थों का क्या कर लेता है, संग्रहण कर लेता है। और संग्रहण करके जो तना होता है वो फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। इसी प्रकार जो आपका आलू है, अब आलू भी क्या होता है, आपका जो तना का रूपांतरण है वो भी क्या होता है, भोज्य पदार्थों को जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको भंडारित कर लेता है और भंडारित करके क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब आपने देखा होगा कि प्याज को हम काट कर लगाते हैं, नया पौधा तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? या आप लोगों ने अनुभव किया होगा या आपके घर पे ऐसी प्रक्रियाएं होती होंगी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आलू की। तो आप लोग ज़्यादा बड़ी खेती तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत खेती तो करते होंगे, जैसे खाने के लिए आलू बो लेते हो अपने घर पे। ठीक है। तो आप जब आलू का कोई बीज लेके आते हो, नहीं, क्या करते हो, बाजार से आलू लेके आते हो, उसको 2 या 3 टुकड़ों में काटते हो। काटने के बाद में क्या करते हो, खेत में लगा देते हो मर्दा में और सिंचाई करते हो। कुछ दिनों के बाद में अंकुरण होता है और अंकुरण होकर क्या होता है, वो नया पौधा जन्म देता है और उससे क्या लग जाते हैं, आलू लगते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, पहले वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियाँ थी, उसमें हमने पढ़ा, कलम पढ़ा, दाब पढ़ा, उपरोपण उपरोपण पढ़ा और आपका कलिकायन पढ़ा। तो इन विधियों में तो क्या कर रहे थे हम, जैसे मान लो पौधे की पत्ती है, तना है, जड़ है, उसको क्या कर रहे थे, डायरेक्टली लेकर क्या कर रहे थे, भूमि में लगा रहे थे। या मान लो किसी दूसरे तने के ऊपर या दूसरे मूलवरंत के ऊपर क्या कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे। या किसी बड़ का चुनाव करके उसको क्या कर रहे थे, मूलवरंत के ऊपर लगा रहे थे। तो इस प्रकार नए पौधे तैयार कर रहे थे। लेकिन ये जो अगली विधि है ये भी आपकी वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है, लेकिन इसमें क्या है, स्पेशल क्या है कि ये पौधे से डायरेक्ट चुनाव किया जाता है तथा ये क्या होते हैं, जड़, तना, पत्ती के रूपांतरित भाग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जड़, तना और पत्ती के रूपांतरित भाग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो अगली विधि है आपकी, देखो, पहली विधि हमने पढ़ी थी कलम, दूसरी विधि हमने पढ़ी थी दाब, ठीक है, तीसरी विधि हमने पढ़ी थी उपरोपण, ठीक है, और चौथी विधि हमने पढ़ी थी आपकी कलिकाएं। क्या पढ़ी थी? कलिकाएं। अब हम आगे जो विधि है अगली, या तो इसको पांचवी विधि कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पांचवी विधि। या ये विधि नहीं है, ये रूपांतरित, जैसे रूपांतरित भाग लेंगे। जैसे मान लो आपका कंद है, कंद क्या है, आलू है, आलू क्या है, कंद है। तो आपकी कंदील जड़ी, जैसे शकरकंद, क्या है, शकरकंद। तो शकरकंद को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भूमि में लगाकर क्या कर सकते हो, एक नया पौधा तैयार कर सकते हो। ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कलिकाएं है, उपरोपण है, दाब है, कलम है, ये सारे क्या है, वानस्पतिक परिवर्तन के भाग है। वानस्पतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अब वानस्पतिक परिवर्तन आ रहा है, इसके साथ ही पादप के रूपांतरित, पादप के रूपांतरित, रूपांतरित क्या क्या, जड़,
तना और पत्ती रूपांतरित भागों के द्वारा परिवर्तन, भागों के द्वारा क्या परिवर्तन। ठीक है सर, इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पादप के रूपांतरित भाग कौन कौन से हो सकते हैं, जड़, तना, पत्ती। कोई सा भी ऐसा भाग हो सकता है जो क्या करे कि रूपांतरित हो मतलब रूपांतरित होकर दूसरे रूप में चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रूपांतरित भागों के द्वारा क्या हो, परिवर्तन हो। तो इस विधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पादप के जो रूपांतरित भाग होते हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं इसके अंदर भी क्या होता है, जो रूपांतरित भाग होते हैं उनके आधार पर, ये अपना सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, एग्रीकल्चर और क्लास है 12th। ठीक है, तो यहाँ पर पादप के रूपांतरित भाग कौन कौन से हो सकते हैं। देखो पहला भाग है ऊपरी भूस्तरीय, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रनर्स। क्या कहते हैं, रनर्स। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऊपरी भूस्तरीय किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपरी भूस्तरीय की बात करें तो ऊपरी भूस्तरीय ऊपरी मतलब ऊपरी भाग, किसका, भू का मतलब भूमि, स्तरीय मतलब स्थित, यानी कि ऊपरी भूस्तरीय मतलब भूमि की ऊपरी सतह पर। अब भूमि की ऊपरी सतह पर ऐसा क्या होगा कि जिससे नया पौधा बन जाए। ठीक है, तो जैसे आपने कुछ घास देखे होंगे, जैसे अभी बात करते हैं कि जैसे मान लो ये आपका धरातल है, क्या है, धरातल, भूमि की ऊपरी सतह। यहाँ पर कोई पौधा उग जाता है, तो ये तने के पास से, यहाँ से जो आपका तने का पास वाला भाग होता है या भूमि और जड़ के जो स्पर्श में रहता है वो वाला भाग होता है, वहां से कोई शाखा निकल जाए। क्या निकल जाए, कोई शाखा, और जहां जहां भूमि की स्पर्श हो जाए वहीं पर जड़ें दे दे, और यहाँ से एक नया पौधा तैयार हो जाए जहां से ये जड़ें दे दे। जैसे हमने पढ़ा था दाब, क्या पढ़ा था, दाब सर्पाकार दाब में आपको याद होगा कि हमने वहां पे सर्पाकार दाब पढ़ा था। सर्पाकार दाब में हमने क्या किया था कि 2-3 जगह से 2.5 से 3 सेंटीमीटर गोलाई में छाल हटाकर क्या कर रहे थे, उसको भूमि में दबा रहे थे। तो ये भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें छाल हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बर्ड्स उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है, कलिकाएं उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है, कलिकाएं, या कलिकाओं को और क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर आपकी जो कलिकाएं होती है, बर्ड्स होती है, वो क्या होती है, यहाँ पर उपस्थित होती है। यानी कि कलिका या बर्ड्स का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ मात्रा में भोजन का क्या है, संग्रह है। क्या है, संग्रह, यानी कि इसको गांठ बोल सकते हैं। हम आम भाषा में देखें तो यहाँ पर गांठें पाई जाती है। जैसे आपका दूब घास देखी आपने, तो थोड़ी सी दूर जाने के बाद में फिर से गांठ, थोड़ी सी दूर जाने के बाद में, यानी कि जैसे आप लोग क्या कहते हो, जैसे बाजरे की होती है, बाजरे में आपने देखा होगा कि जो तना होता है, तने के ऊपर गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, और इन गांठों को क्या कहते हैं, पैरवे व पैरवे संधियां कहते हैं। क्या कहते हैं इन गांठों को, पैरवे व पैरवे संधियां। देखो पैरवा और पैरवे संधियां किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हम अभी प्राप्त करते हैं यहाँ से। देखो अब आपका ये बाजरे का पौधा है, क्या है, बाजरे का पौधा, और इसका ये क्या है, तने वाला पार्ट है, और तने वाला पार्ट में आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती है, नहीं पाई जाती है यहाँ पर।
ठीक है, यानी कि जिसे आप लोग साधारण भाषा में कंपी बोलते हो, क्या बोलते हो, कंपी बोलते हो। तो यहाँ पर ये तो क्या है आपका पैरवे है, क्या है पैरवे, और ये दोनों जो जिस स्थान पर जुड़ रहे हैं, ये दोनों, ये वाला और ये वाला जो दोनों स्थान पर जुड़कर ये गांठनुमा संरचना जो खुली हुई है, इसे बोलते हैं पैरवे संधि। क्या बोलते हैं, पैरवे संधि बोलते हैं। क्या कहते हैं, पैरवे संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर पैरवे संधियां उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है, पैरवे संधियां उपस्थित होती है, जिनके द्वारा ये भूमि के संपर्क में आने पर क्या होता है, जड़ें निकाल कर क्या कर लेता है, अपने समान एक नया पौधा तैयार कर लेता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है रनर्स कहलाती है या ऊपरी भूस्थारी कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्ट्रॉबेरी। क्या है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में जो अगली विधि होती है या अगला प्रकार होता है वो क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा जो भाग है अंतः भूस्थारी, अंतः भूस्थारी, ठीक है। और ये होता है सकर्ष। क्या होता है, सकर्ष होता है, सकर्ष। यहां पर अंतः भूस्थारी, अंतः मतलब भूमि के अंदर। अभी हमने ऊपरी भूस्थारी, अब यह है अंतः भूस्थारी। कौन सा है, अंतः भूस्थारी। तो इसमें क्या होता है कि सकर्ष के अंदर यहां पर हम बात करें कि जो पौधा होता है, क्या होता है, पौधा होता है। इस पौधे के अंदर यहाँ पर तने के जो पास वाला भाग होता है, यहाँ से क्या होता है, कुछ वर्दी होती है। क्या होती है, तने जो भूमि के संपर्क वाला जो तना होता है, इससे जस्ट नीचे की तरफ जड़ें पाई जाती है, और जो जड़ों वाला पार्ट होता है वहां से क्या होता है, फुटान होता है। क्या होता है, फुटान होता है। इस प्रकार नया पौधा बनता है। नया पौधा इसे नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे, सकर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सकर्ष कहते हैं। और इस सकर्ष को हम क्या करेंगे, यहाँ से अलग करेंगे, और अलग करके क्या करेंगे, एक दूसरी जगह स्थापित कर देंगे, और यहाँ पर नया पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अंतर्भूस्थारी, और इसे क्या कहते हैं, सकर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सकर्ष कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका केला और बांस। क्या है, केला और बांस जानते हो, आपकी बांस की जो सीढ़ियां होती है, आपकी लकड़ी होती है, एक प्रकार की लकड़ी होती है जो क्या करती है, सीढ़ियां बनाने में आपके, जैसे बड़ी बड़ी मंजिलों पर क्या करने के लिए, इसके अंदर पेड़ा बनाने के लिए, यानी कि खड़े रहने के लिए, चढ़ने के लिए दीवारों पर, इस प्रकार के काम में आता है। लकड़ी होती है और केला होता है। तो केले के अंदर सकर्ष के द्वारा क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। केले की प्रमुख व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। कौन सी विधि है, केले की प्रमुख व्यावसायिक विधि है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सकर्ष जो होता है, उसका जो केले के अंदर सकर्ष होता है उसका वजन होता है 500 से 750 ग्राम लगभग। कितना ग्राम होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो सकर्ष का प्रकार है वो केले के अंदर, अब देखो यहाँ पर हम सकर्ष पढ़ रहे हैं और केला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये क्या है कि लंबे समय तक हमें याद भी रहता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं सकर्ष है, और सकर्ष किस में पाए जाते हैं, केले में पाए जाते हैं। जो केला है अपना अगले जब हम फलोत्पादन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें केले की खेती को पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ पे आपका प्रवर्धन की विधियां हैं जिसे डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि 500 से 700 ग्राम, और इसका औसतन लगभग औसतन भार होना चाहिए 600 ग्राम। कितना होना चाहिए, 600 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 600 ग्राम। और औसतन एवरेज यदि बात करें तो फिक्स तो कितना होना चाहिए, लगभग 600 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए और 600 ग्राम से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एवरेज में यदि बात करें तो यहाँ पर 500 से 750 ग्राम इसका भार होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो केले के अंदर जो शकर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तलवार शकर्ष और एक होता है आपका चौड़ी पत्ती वाला शकर्ष। एक होता है तलवार शकर्ष और एक होता है चौड़ी पत्ती वाला शकर्ष। तो तलवार शकर्ष जिसमें नई नई पत्तियां खिलती है, नई नई पत्तियां होती है, वो देखना आप तलवार के समान ऐसे तीखी होती है। कैसी होती है? ऐसे तीखी होती है। और यदि उसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी हो जाती है, चौड़ी पत्ती हो जाती है, तो चौड़ी पत्ती हो जाती है तो इस प्रकार कान निकल आते हैं, कान के समान ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, तो थोड़ी बड़ी पत्तियां आकार में बड़ी हो जाती है। और यदि नया पौधा होता है उसमें तलवार के समान क्या होती है? उसके अंदर पत्तियां होती है, तो इसलिए तलवार शकर्ष कहा जाता है इसको। तो केला और बांस में इस प्रकार के अंतर्भूजताएं पाई जाती है। देखो आगे हम बात करते हैं, जो अगला है वो है भूविस्तारी। अगला जो प्रकार है तीसरा, ये दूसरा हो गया आपका, और तीसरे प्रकार की बात करते हैं भूविस्तारी। और इसे स्टोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोलन कहा जाता है। ठीक है। अब आपने देखा होगा भूविस्तारी, यानी कि यहां पर हम बात करें कि भूविस्तारी, भूविस्तारी मतलब भूमि में स्थित हो। यहां पर हम बात करते हैं कि जो पौधा होता है, जो पौधा होता है, जैसे आपने दूब घास को देखा होगा, दूब घास देखी आपने, तो दूब घास को आप जब पौधा है आपके पास, जो पादप है उसको देखना, वहां से हल्की हल्की मिट्टी हटाना। क्या करना? उसके आसपास से मिट्टी हटा देना। अब जैसे ही आप मिट्टी हटाओगे हल्की सी, ये मान लो मिट्टी की परत है, इसके नीचे से आप देखोगे तो इस प्रकार से क्या लंबी लंबी जड़ें जाएगी उसकी। क्या जाएगी? लंबी लंबी जड़ें जाएगी। इस प्रकार से फैली होती है, इस प्रकार से फैली होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये ना ही तो भूमि के अंदर होता है और ना ही भूमि के बाहर होता है। यहाँ पर ऊपरी भूविस्तारी और ये अंतर भूविस्तारी, तो ये भूमि के अंदर की तरफ होता है और ये बाहर की तरफ होता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे पाया जाता है? इसके बीच में पाया जाता है। ना ही तो भूमि के ऊपर होता है और ना ही नीचे, यानी कि जहां से भूमि स्पर्श करती है वहीं से क्या होता है? ये शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस प्रकार से इसमें क्या होता है, जो आपका नया प्रवर्धन का जो कलिका होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो आपकी पैरव संधियां होती है, वो क्या करती है? गति करती है। और प्रत्येक पैरव संधियां जो होती है, कलिकाएं जो होती है, वो क्या करती है? फुटान करके एक नए पादप को जन्म देती है। तो इसका एग्जाम्पल है आपके लिए दूब घास व पुदीना। कौन सा दीना? अरे कौन सा दीना रे? पुदीना। कौन सा दीना? पुदीना। पुदीना आप जानते हो, ठीक है। इसी प्रकार दूब घास को भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने प्रकार की रूपांतरित भागों के द्वारा प्रवर्धन की क्रियाएं हो गई? एक ऊपरी भूविस्तारी, दो अंतर भूविस्तारी, शकर्ष जिन्हें बोलते हैं, ऊपरी भूविस्तारी होते हैं रनर्स कहलाते हैं, और जो भूविस्तारी होते हैं स्टोलन होते हैं, वो क्या होते हैं? इसके अंदर तीसरे प्रकार का प्रवर्धन हो गया, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला है आपका चौथा है सल्ककण। क्या है? सल्ककण। और जो सल्ककण होता है, क्या होता है? सल्ककण। अब सल्ककण होता है, इसके अंदर हम बात करें कि जो आपका प्याज है, क्या है? प्याज। प्याज देखा है आपने, ये क्या होता है? रूपांतरित तने का भाग होता है। किसका भाग होता है? रूपांतरित तने का भाग होता है। रूपांतरित तने का भाग कौन? प्याज, या फिर इसके द्वारा होने वाली जो भी क्रियाएं होती है, ठीक है। इसके बाद में रूपांतरित तने का भाग होता है, और वो क्या होता है? प्याज होता है। तो यहाँ पर बात करें कि सल्क, सल्क का मतलब
एक परतों के रूप में, किसके रूप में, परतों के रूप में। और कंद का मतलब ट्यूबर, कंद का मतलब कंद, ठीक है। तो यहाँ पर सल्क कंद कहलाता है। और ये क्या होता है, रूपांतरित तने का भाग होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो कलिका होती है वो क्या होती है, उसके केंद्र बिंदु में होती है। कहाँ पे होती है, केंद्र बिंदु में होती है। और उसके चारों तरफ मांसल भाग आवृत रहता है। यानी कि जैसे आपने प्याज देखा है, तो प्याज की संरचना लगभग इस प्रकार की होती है। यदि हम बनाएं तो यहाँ पर इस प्रकार की प्याज की संरचना होती है। यहाँ पर ये होता है प्याज, इसके ऊपर हल्की हल्की पत्तियां होती है। इस प्रकार से इसमें निकला रहता है, कुछ कुछ क्या निकला रहता है। इसकी जो परतें होती है वो प्रत्येक परत क्या करती है, इसके अंदर इस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है। लग रहा है ना प्याज, लग रहा है, नहीं लग रहा है प्याज, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, हमें खाना नहीं है इसको, ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्याज है। अब इसमें देखना, गौर से देखना कि जो अंकुरित होने वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ से लेकर इसके बीच में होता है। और आपने देखा होगा कि कभी कभार प्याज अंकुरित हो जाता है आपके घर पे, प्याज अंकुरित हो जाता है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके बीचों बीच में से ग्रीन पट्टी निकलती है। क्या निकलती है, ग्रीन पट्टी निकलती है। यानी कि अंकुरित होने वाला पार्ट बीच में होता है, इसके चारों तरफ मांसल भाग आवृत रहता है। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसके ऊपर एक सूखी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्याज के चारों तरफ सूखी परत पाई जाती है, सूखी परत पाई जाती है। तो इस परत वाला जो कंद होता है, इस परत वाला जो कंद होता है उसे ट्यूनिकेटेड कहते हैं, ट्यूनिकेटेड कहते हैं। तथा ऐसा ही भाग जो सल्क से आवृत है लेकिन उसके ऊपर सूखी पत्तियों से आवृत भाग नहीं होता है, उसे नॉन ट्यूनिकेटेड कहते हैं, नॉन ट्यूनिकेटेड, ये लो ट्यूनिकेटेड। और इसका एग्जांपल हम बात करें तो लिली होता है। क्या होता है, लिली जो वाटर लिली पालक होता है वो होता है यहाँ पर। तो लिली का जो पौधा होता है वो नॉन ट्यूनिकेटेड होता है, और जो आपका प्याज होता है वो क्या होता है, ट्यूनिकेटेड होता है। ट्यूनिकेटेड किसे कहते हैं, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको। यहाँ पर ट्यूनिकेटेड का मतलब होता है कि प्याज की जो सतह होती है या कोई सा भी सल्क कंद जिसके ऊपर सूखी पत्तियों की परत पाई जाती है वो क्या कहलाता है, ट्यूनिकेटेड कहलाता है। और यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या कहलाता है, नॉन ट्यूनिकेटेड कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन ट्यूनिकेटेड कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन ट्यूनिकेटेड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सल्कन की। ठीक है, नॉन ट्यूनिकेटेड कौन सा होता है, जिसके ऊपर सूखी पत्तियों का आवरण नहीं पाया जाता है, वो नॉन ट्यूनिकेटेड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो, मैं इसको मैं हटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं या जैसे जैसे मैं आपको चीजें बताते जा रहा हूं, पहले तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार देखिए उसको, तो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगी वो चीज। फिर आप वीडियो को वापस से चलाइए और वीडियो को वापस चलाकर क्या कीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, नोट्स जब इस प्रकार बनाओगे तो आपको उसी टाइम क्या हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। यदि आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो और नोट्स नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब आपको याद नहीं होगा, ठीक है। और नोट्स बना लेते हो, आपके स्वयं के नोट्स होते हैं तो आप क्या करते हो, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो उनको, क्योंकि आपकी लैंग्वेज होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्वयं के नोट्स बनाइए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे इसके नोट्स तैयार करते जाइए आप, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका पांचवा प्रकार। कौन सा प्रकार है, पांचवा प्रकार, ठीक है। तो सल्क कंद हो गया। अब हम बात करते हैं कंद की। कंद को बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब एक प्रकार की गांठ,
क्या कह सकते हैं इसको? एक प्रकार की गांठ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गांठ। अब देखो ट्यूबर होती है, तो इस ट्यूबर के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा आलू, आलू देखा है, आलू भी क्या होता है, एक आपका एक रूपांतरित भाग होता है। रूपांतरित भाग कैसे कि जैसे वो भाग होता है जड़, तना, पत्ती, कोई सा भाग हो सकता है, तो उसके अंदर यदि भोजन का संग्रह हो जाता है, क्या हो जाता है? भोजन का संग्रह हो जाता है, तो वो फूल जाता है वहां से, और फूल जाता है तो हम उसको फल के रूप में काम में ले लेते हैं या सब्जी के रूप में काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो ट्यूबर है, आलू की बात करते हैं, आलू होता है, तो आलू आपने देखा होगा इस प्रकार की आलू की संरचना होती है, लगभग इस प्रकार की। इसके ऊपर क्या पाई जाती है? आंखें पाई जाती है, और आंखें होती है, इन आंखों पर क्या, इन्हें क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। और ये प्रत्येक कलिका क्या होती है? अंकुरित होने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंकुरित होकर ये कलिका क्या हो जाती है? अंकुरित होकर क्या हो जाती है? ये एक नए पौधे को जन्म देती है। तो यहाँ पर ये क्या कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रूपांतरित भागों के द्वारा क्या हो रहा है? परिवर्तन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हम आलू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है।